हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए हम लोग आज नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो चैप्टर का नाम है बेटा कोलिजन। तो यह भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ही एक पार्ट है। जैसे सेंटर ऑफ मास है तो अभी उसी में आता है और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ही यह कोलिजन भी आता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर, आप जानते हैं इस बात को कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो कोलिजन पर चलने के पहले क्या है कोलिजन? कोलिजन पर चलने के पहले एक न्यूमेरिकल जो बहुत ज़रूरी है। आइए मैं तुरंत वहाँ पे पहले एक न्यूमेरिकल बताता हूँ बेटा और तब फिर हम लोग चलते हैं बेसिक थियरी, कोलिजन की बेसिक थियरी। कोलिजन ए पार्ट नंबर 1, लेकिन वहाँ बेसिक थियरी पर जाने के पहले एक न्यूमेरिकल। सपोज करिए कि यह टाइम दिया है इस एक्सिस पर और इस एक्सिस पर यह न्यूमेरिकल जो हम लोग अभी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं कोलिजन, तो उसी पर यह बेस्ड है। क्या है आइए देखते हैं। तो और इस एक्सिस पर दिया बेटा फोर्स F और यहाँ पर कुछ टाइम दिया हुआ है। यहाँ पर दिया है 3 सेकेंड, यहाँ पर दिया है 8 सेकेंड और यहाँ पर दिया है 12 सेकेंड। ये टाइम दिया हुआ बेटा। और यहाँ पर दिया है इस y एक्सिस पर फोर्स दिया है। यहाँ पर दिया बेटा F इक्वल टू 8 न्यूटन। ये वाली लाइन F इक्वल टू 8 न्यूटन है। यहाँ पर है 2 न्यूटन ना, 4 न्यूटन, 6 न्यूटन, 6 न्यूटन, लाइक दिस ना। यहाँ पे होगा मान लीजिए 12 न्यूटन। तो ये एक दिया हुआ है और जिस बॉडी के लिए ये दिया हुआ, जिस वस्तु के लिए दिया हुआ है उसका मास दिया हुआ है। मास ऑफ द बॉडी इज, हाँ बॉडी का मास क्या बेटा 2 kg। तो आपसे क्या पूछ रहा है? व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट t इक्वल टू 12 सेकेंड। 12 सेकेंड पर आपसे वेलोसिटी पूछ रहा है। तो यह किस चैप्टर का बेटा? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो यह चैप्टर है, ये क्वेश्चन बेटा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। चलिए तो आ जाइए। तो इस टाइप का क्वेश्चन चूँकि मैं वहाँ नहीं दिया था तो मैं यहाँ पर हम लोग चूँकि इसी की ज़रूरत है तो हम लोग वही स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा। यही हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। मीन्स कि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कोलिजन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 12 सेकेंड पर आप क्या बताएंगे? 12 सेकेंड पर आप वेलोसिटी बताएंगे कि 12 सेकेंड पर वेलोसिटी कितनी है, आपको ये बताना है। चलो बेटा 12 सेकेंड में वेलोसिटी, हाँ निकाल दीजिए। वीडियो को वहीं पर रोक दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। वीडियो को वहीं पर रोक करके सॉल्व कर लीजिए। आइए मैं शुरू कर रहा हूँ, अब आंसर देखिए। ओके, तो अब हम लोग थ्योरी शुरू करने जा रहे हैं किसकी? कोलिजन की। कोलिजन बेसिक पहला लेक्चर कोलिजन का होने जा रहा है। तो अभी जस्ट इसके बाद इसी न्यूमेरिकल के तुरंत बाद। चलो बेटा आ जाओ। देखो तो अब इसमें क्या दिया हुआ है। तो मैं आपको बताया हूँ कि आप पीछे पढ़े होंगे 1 डायमेंशन में पढ़े होंगे, यानी कि जहाँ पर मैं पढ़ाया बेटा स्ट्रेट लाइन मोशन, तो आप वहाँ पर पढ़े हुए हैं क्या? ग्राफिकल एनालिसिस एक लेक्चर है, वीडियो है ग्राफिकल एनालिसिस। आप उस बात को पढ़े हुए वहाँ पर। जानते हैं कि किसी भी ग्राफ में केवल 2 ही चीज़ें होती हैं, क्या? एरिया और स्लोप। जब भी कभी ग्राफ दिया हो आपको और आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो उसमें मात्र 2 चीज़ें होती हैं, एरिया और स्लोप। एरिया देखने से ही आपको पता चल जाता है कि एरिया यूज करें या कि स्लोप यूज करें। देखिए यहाँ पर क्या बना हुआ है, एरिया बनी है ना। देखिए अब यह एक एरिया हो गई, यह इतना हो गया। अब देखिए यह इतनी एक एरिया हो गई, ये इतना हो गया बेटा। और देख रहे हैं दूसरी एरिया, फिर देख रहे हैं यहाँ पर यह एक और एरिया हो गई, बना हुआ ना। अब इसका कोई नाम दे दीजिए A1, इस वाले एरिया का नाम दे दीजिए A2, इसका नाम दे दीजिए A3। 3 एरिया हैं आपके पास में, यानी कि क्लोज कर्व कितने दिख रहे हैं? देखिए क्लोज जो पोर्शन है ना बेटा, जो क्लोज पोर्शन है आप उसको देखना है। देख रहे हैं? चलिए तो जब भी कभी भी यदि आपको ग्राफ दिया गया हो, और चाहे वह फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बायो हो, मैथ हो, कुछ भी हो, यदि आपको ग्राफ दिया गया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चन को।
तो सीधे लिखे पहले कि एरिया आपको क्या बता रहा है, एरिया बराबर लिख दीजिए क्या होता है। तो जानते हैं, मैं फार्मूला आपको बताया हूँ बेटा पीछे क्या कि ये जो भी कुछ यहाँ पर रहे ना उसको dy मान लेते हैं, जो भी x एक्सिस पर है बेटा उसको dx मानते हैं। तो dx क्या है, टाइम, dy क्या है, फोर्स, f फोर्स। एरिया बराबर क्या हुआ, तो एरिया का फार्मूला होता है dy इंटू डी एक्स। एरिया का क्या फार्मूला होता है, dy इंटू डी एक्स। ओके, अब जा देखिए, बहुत ही आसान तरीका है सब कुछ। एरिया बराबर dy मीन्स फोर्स f, dx मीन्स टाइम t। तो फोर्स इंटू टाइम f इंटू डेल्टा टी मान लिया जाए, यदि इसको बेटा लिख सकते हैं डेल्टा टी टाइम इंटरवल। तो फोर्स इंटू टाइम इंटरवल को क्या कहते हैं, पीछे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़े हुए हैं, और फिर इसी की हमको ज़रूरत है जो चैप्टर शुरू होने जा रहा है। तो फोर्स इंटू टाइम को जल्दी बोल दीजिए, क्या बोलते हैं, फोर्स इंटू टाइम को तो यही बोलते हैं ना, आई मीन्स इम्पल्स बोलते हैं बेटा, इसी को कहते हैं इम्पल्स। क्या बोलते हैं इसको, तो इसको एरिया बराबर आई इक्वल टू इम्पल्स बोलते हैं। इम्पल्स बराबर क्या होता है, यानी कि व्हेन ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द टाइम इंटरवल इज नोन एज द इम्पल्स। हिंदी में फोर्स और समांतराल का गुणनफल इम्पल्स कहलाता है, यानी कि इम्पल्स को हिंदी में बोलते हैं बेटा आवेग कहलाता है ना। तो आवेग, इम्पल्स मीन दैट इज द इम्पल्स, दैट इज आवेग। ओके, अब इसी को जानते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है बेटा F इक्वल टू क्या, F एक्सटर्नल बराबर किसके होता है, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। याद है सब कुछ, पढ़े हैं पीछे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, पढ़ा चुका हूँ, ना पढ़े हो तो जल्दी से जाके पढ़ लीजिए। तो क्या पढ़ रहे हैं, P100 फिजिक्स में HTP से। ओके कमान, तो डेल्टा पी इक्वल टू कितना बेटा, तो डेल्टा पी बराबर कितना, F एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा टी। और अभी देखा है कि F एक्सटर्नल यहाँ पर यहाँ पर देखो बेटा F इंटू डेल्टा टी बराबर क्या आया है, तो ये फोर्स और टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट क्या आया है, I। तो डेल्टा पी बराबर I। ओके, तो यह मैं पीछे लेक्चर में आपको पहले भी बताया हूँ, लेकिन वहाँ पर हाँ याद है तो बहुत अच्छा बात, नहीं याद है तो बेटा फिर से देख लेना, फिर से याद कर लीजिए। तो डेल्टा पी यानी कि कहीं पर भी, और डेल्टा पी जानते ही हैं क्या है, चेंज इन द लीनियर मोमेंटम होता है। तो कहीं पर भी लीनियर मोमेंटम का चेंज ही इम्पल्स कहलाता है। तो जो चैप्टर शुरू होने जा रहा है कोलिजन, उसमें तो बस यही है, चेंज इन द लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स। यस, अभी डिफिनीशन में ही आएगा कि कोलिजन किसे कहते हैं। तो जब कभी भी कहीं पर भी लार्ज इम्पल्स ट्रांसफ़र होता है ना, तो उसी को कोलिजन कहते हैं। कहीं पर भी जब, क्या बोला हूँ, कहीं पर भी जब एक लार्ज इम्पल्स ट्रांसफ़र होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु को, तब वहाँ पर उसी को कोलिजन कहते हैं, जो हिंदी में कहते हैं टक्कर ना, टक्कर। यस, कोलिजन हो गया बेटा। तो ये है डेरिवेशन, ये है डिफिनीशन कि व्हाट इज़ द कोलिजन। फिलहाल अभी पहले हम यहाँ पर न्यूमेरिकल के रूप में हम लोग लिए हुए हैं, तो पहले इसका फाइनल आंसर निकाल दिया जाए, तब चैप्टर पे चला जाए। देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, चलो तो डेल्टा पी बराबर क्या हो गया, आई। यानी कि जब भी आपको कहीं पर भी इम्पल्स कैलकुलेट करना होगा तो चेंज इन द लीनियर मोमेंटम निकाल लीजिएगा, ठीक। और यदि आपको आई कैलकुलेट करना होगा तो डेल्टा पी कैलकुलेट करना होगा तो आई। फिलहाल अब आइए अपने न्यूमेरिकल पे चलते हैं, जो यहाँ क्वेश्चन दिया गया बेटा, अब उसका आंसर क्या होगा, व्हाट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये नोट कर लिया, जल्दी से करिए। तो हाँ, ये वीडियो रोक करके नोट कर लेंगे आप, आगे बढ़े, चलिए। हाँ बेटा, अब इसके बाद, अब ये बात तो क्लियर हो गई, क्या भाई, क्या क्लियर हो गई, एक बात क्लियर हो गई कि एरिया बराबर डेल्टा पी है और एरिया बराबर ना आई है, जो भी कैलकुलेट करना हो। अब अपने क्वेश्चन को देखिए, हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी, हमको बतानी है वेलोसिटी बतानी बेटा। तो वेलोसिटी के लिए हमको वाई की लेना नहीं है, हमको डेल्टा पी ले लेना है ना। तो देखिए एरिया बराबर, तो डेल्टा पी बराबर कितना आया, एरिया में कितना एरिया है, 3 है, A1
प्लस A2 प्लस A3। हाँ, अब तीनों पॉजिटिव हैं, तीनों एक्स एक्सिस के ऊपर हैं, तो ये क्या रखेंगे पॉजिटिव, तो प्लस ले लिया देखो बेटा A1 प्लस A2 प्लस A3। अब सभी एरिया आप अलग अलग निकाल दीजिए, पहले सभी एरिया का मान निकाल लीजिए पहले। चलिए अलग से एरिया निकाल दिया जाए। A1 बराबर, हाँ तो देखिए A1 कितना है, त्रिभुज है, ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, A/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस, बेस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है बेटा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, A/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 3, तो हाफ इंटू 3 इंटू हाइट, हाइट इज दिस इज द 8 न्यूटन, तो 8, ये 4 हो गया, 4 इंटू 3 यानी 12। क्या एरिया बेटा क्या बता रहा है यहाँ पर, इम्पल्स बता रहा है ना, इम्पल्स में न्यूटन सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड बेटा, न्यूटन सेकेंड लिख दें या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लिख दे बेटा, किलोग्राम, हाँ मीटर पर सेकेंड लिख दीजिए, न्यूटन सेकेंड लीजिए या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके A2 पे चलिए, चलो बेटा A2 देखिए रिक्टेंगल बेटा, तो यह आयत है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब ये लंबाई यहाँ से लेना बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये इतना ना, ये इतना, ये वाला है ना, ये वाला चौड़ाई हो गई, या ब्रेथ हो गया बेटा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। 3 से 8 कितना का डिफरेंस, 5 का, ऊपर कितना है 8, तो 5 इंटू 8 हाउ मच, 40 क्या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ओके, या न्यूटन सेकेंड। चलिए A3 पे आ जाइए, A3 पर आ जाओ बेटा, A3 पे क्या है, तो A3 पर फिर वह देख रहे हैं ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस, बेस मीन्स 8 से 12 यानी कि ये डिफरेंस बेटा इतना 4 इंटू हाइट वही रहेगा 8 ही, एक कैंसिल हुआ, 2 आया, 16 क्या न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द A1 A2 A3। नाउ पुटिंग द वैल्यू हियर, डेल्टा P इक्वल टू डेल्टा P बराबर A1 का मान रख दीजिए, वहाँ से देखिए 12 प्लस वहाँ पे 40 प्लस A3 का मान रखो बेटा 16। चल तो डेल्टा P बराबर कितना हुआ, देखो बेटा कितना हो जाएगा, ये 16 और ये 12, तो ये हो गया 16 और 12, ये हो गया 28 हो गया बेटा, 28 और 40 यानी कि 68 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या न्यूटन सेकेंड। हाँ तो बेटा कितना हो जाएगा, 40 और 56 और हाँ 56 और 56 और 12, 56 और 12 या 68 हो गया। तो बेटा चलो, तो ये हो गया डेल्टा P का मान आ गया। लेकिन हम लोगों को तो क्वेश्चन में बताना है व्हाट इज द वेलोसिटी, कब वेलोसिटी बतानी है, तो वेलोसिटी हमको बतानी है बेटा यहाँ पर 12 सेकेंड पर वेलोसिटी बतानी है वस्तु की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, ये बार बार आपसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे 12 सेकेंड पर बतानी है। यदि हम लोग को यहाँ बताना होता ना, यदि क्वेश्चन में पूछा होता 8 सेकेंड पर, तो हम इस एरिया को नहीं लेते बेटा, A3 नहीं लेते। यदि पूछा होता 3 सेकेंड पर ना, तो फिर इधर का कुछ भी नहीं लेते। लेकिन पूछा है 12 पर, तो इसलिए 12 जब लेंगे बेटा, तो यहाँ से लेकर के पूरा 12 यानी कि पूरी एरिया आएगी। 3 सेकेंड में पूछता तो केवल इतना लेते A1, 8 सेकेंड पर पूछता, 8 सेकेंड पर पूछता तो यहाँ तक लेते, 12 सेकेंड में पूछा है तो पूरा एरिया लेंगे। क्लियर हो गए। चलिए अब यहाँ पे हमको देखना है कि डेल्टा P है या चेंज इन द लीनियर मोमेंटम है। ठीक, देखिए चेंज इन द लीनियर मोमेंटम है, और जानते हो कि चेंज इन द लीनियर मोमेंटम बराबर क्या होता है, mv माइनस mu बराबर क्या, डेल्टा P होता है, यह होता है। अब जो देखिए m बाहर ले लीजिए कॉमन, v माइनस u इक्वल टू कितना, जो वैल्यू आई है 68 रख दिया, 68, m की वैल्यू m2 है, तो v माइनस u बराबर कितना आया, तो v देखो 68/2 कैंसिल हुआ 34 होगा ना, तो v माइनस u की वैल्यू आई 34। देखिए अब देखेंगे क्वेश्चन में कि इनिशियल वेलोसिटी u क्या है यहाँ पर। देखिए तो अब v माइनस u की वैल्यू आई 30, हाँ देखो बेटा v माइनस u बराबर आया 34 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, है ना। अब देखेंगे
कि यह v क्या है, फाइनल वेलोसिटी 12 सेकंड पर, यह फाइनल वेलोसिटी बेटा यह v। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है मास का। अब देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी है कि नहीं है। आपके क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी कुछ दिया नहीं गया था। यदि दे दिया होता इनिशियल वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकेंड, तो ये देखो बेटा ये माइनस तो था ही, यू का मान रखते -2 मीटर पर सेकेंड। यदि यह दिया होता कि 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर रखते 2 मीटर पर सेकेंड। यू कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो v - 0 = 34 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो v बराबर कितना हुआ बेटा, 34 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो बेटा, तो ये है हम लोगों का ना, ये है हम लोग का। देखो बेटा यहाँ किलोग्राम हटा दीजिए क्योंकि मास से कट गया बेटा, डिवाइड हो चुका है, तो डिवाइड हो चुका बेटा, तो मीटर पर सेकेंड कर दीजिएगा यहाँ पर, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। क्यों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हम लोग m से डिवीजन किए हैं ना, तो 68/2 ये मास से जाके डिवीजन हो गया बेटा, कट चुका है, तो v - u का मान आया है 34 मीटर पर सेकेंड। तो v - u का 34 मीटर पर सेकेंड, तो u का मान 0 है, 34 मीटर पर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये है फाइनल आंसर, हो गया बेटा। तो फोर्स और टाइम तो जानते हैं, कहीं पर भी ग्राफ कैसे बनाते हैं, यदि ग्राफ दिया हुआ तो उस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करते हैं। और ग्राफ होता है, चाहे वह बायो में हो, चाहे वह फिजिक्स में हो, चाहे वह केमिस्ट्री में हो, चाहे जिस सब्जेक्ट का ग्राफ हो बेटा ना, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, और ग्राफ दिया हुआ हो तो कैसे उसको देख करके आंसर निकालते हैं। मैं पीछे एक हेडिंग होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन वाला जो एपिसोड बेटा चैप्टर है, वहाँ पर मैं बताया हूँ, तो एक लाइन हो हेडिंग होगी बेटा, एक हेडिंग होगी ग्राफिकल एनालिसिस। तो ग्राफिकल एनालिसिस में ग्राफ पूरा डिटेल में मैं वहाँ पे समझाया हूँ। क्लियर। आप जब भी वीडियो को देखना बेटा, तो आप गूगल पे जाइए, जो भी देखना है आप यूट्यूब पे जाइए, सीधे आपके पास सब्सक्राइब किए होंगे तो नोटिफिकेशन आता होगा, हो गया बेटा। नहीं किए हैं तो तुरंत कर लीजिए, लोगों से करवाइए बेटा, लोगों को बताइए करने के लिए कि यहाँ पे क्या चल रहा है, अभी नया चैनल है, तो द बेस्ट ना बेटा, द बेस्ट मिलने वाला है यहाँ पर। ओके, तो जम करके इस पर पढ़ाई करिए। अच्छा, और यूट्यूब पर चाहे के अभी कोई स्पेसिफिक खोजना हुआ है ना, तो अभी प्लेलिस्ट में बन जाएगा, अभी बनाना बेटा, अभी बन जाएगा सब कुछ। लेकिन अभी गूगल पे चले जाइए, गूगल पे स्ट्रेट लाइन मोशन P100 फिजिक्स कर दीजिए, स्ट्रेट लाइन मोशन P100 फिजिक्स, तो तुरंत ही वह पार्ट 1 कर दीजिए, या स्ट्रेट लाइन मोशन पार्ट 2 कर दीजिए, स्ट्रेट लाइन मोशन पार्ट 3 कर दीजिए बेटा, और P100 फिजिक्स उसके सामने जरूर डालिएगा, नहीं तो तमाम स्ट्रेट लाइन मोशन का बकवास आ जाएंगे आपके सामने। तो लिखिएगा कि स्ट्रेट लाइन मोशन 3 या 2 या 1 या 5, और P100 उसमें स्पेस देकर के लीजिए P100 फिजिक्स, तो ये तुरंत हमारा वो लेक्चर आ जाएगा। ग्राफिकल एनालिसिस तुरंत ही पढ़ लीजिए। अब लीजिए कि ग्राफिकल एनालिसिस P100 फिजिक्स आ जाएगा वीडियो आपके सामने, जम के पढ़िए। ओके, और यूट्यूब पर ही डायरेक्ट आप यूट्यूब पर ही जाकर के सर्च कर सकते हैं, अपना चैनल खोलिए, P100 फिजिक्स खोल दो बेटा, और P100 फिजिक्स खोलिए, और वहाँ पर भी सब कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक, चलिए अब आइए, हम लोगों का आज का एपिसोड है, चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। क्या, कोलिजन का पहला लेक्चर। तो कोलिजन और यहाँ न्यूमेरिकल हमने जो दिए हुए थे, इस न्यूमेरिकल का क्या संबंध है। तो अब यहाँ पर हम लोग ये देखें कि चेंज इन द लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ही इम्पल्स होता है, और इम्पल्स क्या होता है, तो फोर्स ए लार्ज फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ ए लार्ज फोर्स एंड ए शॉर्ट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड इम्पल्स, that will always numerically equal to the change in the linear momentum. And now write the heading collision. तो आप हेडिंग डाल दो बेटा कोलिजन। अब इस चैप्टर को कोलिजन में जितने भी पार्ट होंगे, 3 या 4 पार्ट होंगे बेटा, कोलिजन 1, कोलिजन 2, कोलिजन 3, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जितना ही ज़्यादा बताएंगे तो पार्ट उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम जो वीडियोज होते हैं तो वह 1.5 से 2 घंटे या 2.5 घंटे के होते हैं ना बेटा। यदि कोई बड़ा मेगा मान लो एपिसोड हो गया तो वह 3 घंटे का होगा ना, जनरली वीडियो 1.5 से 2 घंटे होते हैं बेटा। तो 3-4 पार्ट में इसके सारे न्यूमेरिकल सब है, कुछ ये एकदम बेसिक से 0 से लेकर के टॉप लेवल तक के सभी न्यूमेरिकल, सभी क्वेश्चन, थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल, सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलिए तो आइए स्टार्ट किया जाए कोलिजन चैप्टर।
चलो बेटा, तो राइट द हेडिंग कोलिजन। यदि मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय द कोलिजन, तो व्हाट विल बी योर फर्स्ट डिफिनीशन? कोलिजन होता ही क्या है, बस। तो कोई भी, अब आपने देख लिया, अभी अभी देखा आपने कि कोलिजन इज ए इवेंट, दैट इवेंट in which a large force act for a short time interval. क्या हुआ बेटा कि that event in which a large force act for a short time interval, that is known as the collision. That event is known as the collision. अब इसमें होता क्या है? in collision में होता क्या बेटा? in collision इसमें होता क्या है ना? तो इसमें एक लार्ज इम्पल्स ट्रांसफर, तो आप लिखेंगे इन कोलिजन इम्पल्स ट्रांसफर टू द अदर बॉडी। क्या होता है बेटा? इम्पल्स ट्रांसफर टू द, लिख लेंगे ना, इम्पल्स ट्रांसफर टू द अदर बॉडी। यानी कि कोलिजन है क्या? तो कोलिजन एक इम्पल्स ट्रांसफर करने का एक माध्यम है, और इम्पल्स बराबर है लीनियर मोमेंटम। यानी कि यू कहें कि लीनियर मोमेंटम ट्रांसफर करने का एक माध्यम है। ओके, दिस इज द कोलिजन। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो ये वाल है कोई, है बेटा, ये न्यूमेरिकल हम पीछे न्यूटन लॉ मोशन में सॉल्व किए हैं। ये वाल है कोई, एक बॉल जा रहा है, मास इसका m है, वेलोसिटी इसकी u है। देखो बेटा, गया, कोलिजन हुआ, और कोलिजन करके सपोज करिए फिर वो वापस आ रहा है उसी वेलोसिटी से। सपोज कर बेटा उसी वेलोसिटी से वापस आ रहा है। तो मास है इसका m, वेलोसिटी है इसकी u, उसी वेलोसिटी से वापस आ रहा है, मास m, और यह वेलोसिटी उसी वेलोसिटी से वापस आया तो u। आगे बेटा देखो, जब इधर जा रहा था तो हमने साइन लिया था प्लस, तो जब वापस आएगा तो साइन क्या लेना होगा? माइनस। रिजल्ट क्या हुआ कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम। देखा बेटा, लीनियर मोमेंटम में चेंज कैसे निकालोगे? तो चेंज इन द लीनियर मोमेंटम कितना होगा बेटा? चेंज इन द लीनियर मोमेंटम बराबर, जानते हो, डेल्टा पी बराबर क्या हुआ? फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम, मीन्स कि माइनस एम यू, माइनस एम यू फाइनल है लीनियर मोमेंटम, माइनस एम यू। क्योंकि जानते हो बेटा पी बराबर लीनियर मोमेंटम क्या होता है ना? पी बराबर एम भी होता है ना बेटा। लीनियर मोमेंटम रेखीय संवेग क्या होता है? मास गुणे वेलोसिटी। अब तो डेल्टा पी बराबर कितना हुआ? बेटा डेल्टा पी बराबर कितना हुआ? -2mu हो गया। अब जब देखिएगा ये माइनस क्या बता रहा है बेटा? तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि यह माइनस साइन क्या शो कर रहा है बेटा? तो माइनस साइन ये बता रहा है कि देखो दीवार अपनी जगह पर है, रेस्ट में था दीवार ना। अब बेटा जब मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा तो दीवार भी मोशन में रहेगी, देखा जाएगा न्यूमेरिकल कैसे लगता है, क्या लगता है। बहुत ही दमदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा। चलो तो अब जा देखिएगा, तो दीवार रेस्ट में है, यह वाल रेस्ट में है, ये बाल गया, कोलिजन हुआ, तो बाल का लीनियर मोमेंटम हम लोग निकाले, दीवार का भी हम लोग कुछ भी नहीं लिए हैं। तो बाल का लीनियर मोमेंटम में चेंज, हम परिवर्तन देख रहे हैं कितना हो रहा है। तो परिवर्तन हो रहा है बेटा माइनस। ये शो कर रहा है कि यह अपना लीनियर मोमेंटम उसको ट्रांसफ़र किया, यानी कि इसका लीनियर मोमेंटम माइनस हुआ है ना, इसका लीनियर मोमेंटम माइनस हुआ है। यानी कि यह शो कर रहा है कि कितना लीनियर मोमेंटम इसने उसको ट्रांसफ़र किया है। तो ये इतना माइनस साइन शो कर रहा है कि कितना लीनियर मोमेंटम उसको ट्रांसफ़र हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले जा रहा था इधर, अब उसी दिशा बदल गई है, तो लीनियर मोमेंटम इतना माइनस हुआ। तो कितना दिया उसको? जितना इसका माइनस हुआ उतना ही। तो डेल्टा पी ए है बेटा किसका? बाल का ना। अच्छा अब जब देखना,
डेल्टा पी बराबर ये प्लस कर दीजिए, कितना 2mu, ये किसको मिला है, वाल को, जितना इसका माइनस हुआ उतना उसका प्लस हुआ, तो डेल्टा पी इक्वल टू 2mu क्या ट्रांसफर्ड टू द वॉल, यानी कि इतना ही लीनियर मोमेंटम दीवार को बेटा मिला हुआ है। अब जब देखना तब फिर क्या हुआ, तब फोर्स बराबर क्या हुआ, F बराबर, अभी पढ़े हो बेटा, क्या पढ़े हो, अभी पढ़े हो क्या कि F इंटू डेल्टा टी बराबर होता है क्या, ये होता है I ना, या F इंटू डेल्टा टी बराबर I बराबर क्या था, डेल्टा पी था, ठीक। F निकालना था आपको, F बराबर कितना हुआ, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, ओके। अब डेल्टा पी दीवार पर ना, वाल का डेल्टा पी पता है आपको। अब देखिए बेटा कोलिजन क्या होता है, तो डिफिनीशन ऑफ द कोलिजन क्या है, कोलिजन में क्या होता है बेटा, कोलिजन कितने टाइप के होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर। अब आ जाओ, चलिए तो देखो बेटा, अब F बराबर कितना हुआ, डेल्टा पी, देखिए यहाँ पर है 2mu, तो 2mu अपॉन डेल्टा टी, ओके फैंटास्टिक, दिस इज द आंसर। अब ये फोर्स कौन सा बेटा, क्या अब ये आप कहेंगे कि यह इतना फोर्स ना, फोर्स एक्सर्टेड ऑन द वॉल, ये इतना फोर्स दीवार पे लग रहा है, वाल पर लग, इतना फोर्स दीवार पे लग रहा है, ओके हो गया। आ जाओ अब आगे बढ़ते बेटा, कोलिजन होता क्या है, तो कोलिजन में क्या होता है, क्या कहेंगे अब कोलिजन में, कोलिजन इज ए इवेंट इन विच ए बॉडी ट्रांसफर इट्स इम्पल्स टू द अदर बॉडी, या दूसरे तरह से कैसे बोलेंगे इसी बात को, कि कोलिजन इज द इवेंट इन विच ए लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अदर बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम इंटरवल, क्लियर। तो ऐसे ही इवेंट को क्या कहते हैं हम लोग, ऐसे ही इवेंट को कोलिजन कहते हैं, ओके। हाँ अगला पॉइंट नेक्स्ट, अब कोलिजन के लिए क्या कोई जरूरी है ना बेटा, कोलिजन जैसे हाँ बेटा, जैसे हम लोग देखते ये हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर एक बॉल है, ये एक दूसरा बॉल है, यह भी मोशन में है, यू वेलोसिटी से जा रहा है, मास इसका m1 है, सपोज करें कि यह m2 है, u2 वेलोसिटी से जा रहा है, u2 इज ग्रेटर देन u1, u2 का मान ज़्यादा है, तो जब ये जा रहा होगा, तो जब इसका मास ज़्यादा है और उसी लाइन, एक ही लाइन में है दोनों, तो कहीं न कहीं जाकर इसी टक्कर हो जाएगी ना, तो जब टक्कर होगी तो क्या कहेंगे बेटा, देखो जब कोलिजन हुआ, कोलिजन जब होगा तो क्या होगा, ये इसको टक्कर मारेगा, ओके, यही क्या है, यही इवेंट कोलिजन है। अब क्वेश्चन ये कि क्या ज़रूरी है ना बेटा, क्या ज़रूरी है कि यह कांटेक्ट में रहे, मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या यह ज़रूरी है, इज इट नेसेसरी दैट बॉडी बी इन द कॉन्टैक्ट, इन फिजिकल कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग द कोलिजन, क्या ज़रूरी है कि दोनों बॉडी वस्तु आपस में कांटेक्ट में हो तभी हम कहेंगे कि कोलिजन हो रहा है, नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरली कंडीशन, इट इज़ नॉट नेसेसरी कंडीशन, ओके, इट इज़ नॉट मस्ट कंडीशन, नो, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों वस्तुएं आपस में फिजिकली कांटेक्ट में आए। फॉर एग्जाम्पल, तो अब आप एक पॉइंट लिख दीजिए कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कंडीशन और द मस्ट कंडीशन that both body be in physical contact during the collision. For example,
यानी कि फिजिकल कांटेक्ट में दोनों बॉडी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। अब जैसे यहाँ पर दो बाल है। अब ये देखिए, अब हम कहेंगे कोलिजन तभी हुआ जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे, तभी हम कहेंगे कोलिजन हुआ। लेकिन जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या होता बेटा कि यह न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस था और यहाँ अल्फा पार्टिकल था, यह एक अल्फा पार्टिकल था, अल्फा पार्टिकल। ओके, जब ये अल्फा पार्टिकल जा रहा होता है सीधा स्ट्रेट न्यूक्लियस पर, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है Zd+, जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो जब ये दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जब ये जा रहा होता है तो क्या ये फिजिकल कांटेक्ट में आता है? क्या यह अल्फा पार्टिकल जिस पे पॉजिटिव चार्ज है क्या न्यूक्लियस के संपर्क में आता है? नहीं, न्यूक्लियस के संपर्क में नहीं आता है, वह कुछ दूर से ही वापस हो जाता है। देखिए ये जा रहा है ना, तो यहाँ जा रहा होता है और यहीं से ये रिटर्न हो जाता है, वापस चला जाता है ना। इस डिस्टेंस का एक स्पेशल नाम है R0, इसे कहते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, बोलते हैं R0। इस पे न्यूमेरिकल आता है। तो अब इस न्यूमेरिकल को आप कैसे सॉल्व करिएगा, तो मैं बताया हूँ मॉडर्न फिजिक्स में बेटा, वहाँ पढ़ा चुका हूँ आपको ये चैप्टर, वहाँ पर मैं डिटेल बताया हूँ। लेकिन मैं यहाँ बता दूँ क्या करिएगा। यहाँ पर क्या करेगा, जब यह वापस हो रहा होगा ना, तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गई होगी। तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा तो सपोज करिएगा कि पहले यहाँ से जा रहा था, ठीक, मास इसका m था, वेलोसिटी इसकी u थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हुई ना, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिख दीजिएगा कितना, हाफ m(u²) लिखना बेटा। और फाइनल देखिए, और कहाँ से माना जाता है इसको, जब भी न्यूमेरिकल आता है तो मानते हैं कि इन्फिनिटी से आ रहा है यह। जब भी ये न्यूमेरिकल आता है, आपकी एग्जाम में आ चुका है न्यूमेरिकल बेटा, तो जब भी आपके एग्जाम में आएगा तो कहेगा कि एक अल्फा पार्टिकल इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो जब तो पोटेंशियल, तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो यहाँ की टोटल एनर्जी कितनी हो गई, पोटेंशियल 0 है तो हाफ mu² हो गई। और इस समय क्या हुआ, इस समय देखिए जब ये बैक हो रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी अल्फा पार्टिकल की। तो अब इस समय काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, अब इस समय इसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई उसके पास में, तो 1/4πε0 Zd²/R0। ओके बेटा। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर यहाँ 1, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को बराबर कर दीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कितना लिख दीजिएगा, पोटेंशियल एनर्जी, और न्यूमेरिकल फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल यह तो मॉडर्न फिजिक्स में बेटा, और जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर है ना, पहला चैप्टर आपका कक्षा 12 का यानी कि 12 का, वहाँ पर भी ये न्यूमेरिकल, और मॉडर्न फिजिक्स में है न्यूमेरिकल। लेकिन यहाँ कोलिजन में भी चूँकि कोलिजन हो रहा है तो यहाँ पर भी आ सकता है, तो यहाँ पर भी बता दिया उसको पूरा आपको। ओके, तो फिलहाल हम लोग का चैप्टर बेटा क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग कोलिजन पढ़ रहे हैं। तो कोलिजन में क्या देखा आपने, तो कोलिजन में कोई ज़रूरी नहीं है कि दो वस्तुएं जो आपस में कोलिजन कर रही हों वह संपर्क में आवें, कांटेक्ट में आए, एक कोई जरूरी नहीं है। कांटेक्ट में हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं कांटेक्ट में, ठीक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हो गया बेटा, चलिए और आगे। हाँ बेटा, और आगे आते हैं। चलिए अब जब देखा जाए, अब ये तो बात रही कि कोलिजन होता क्या है। तो अभी आपने सीखा बेटा कि कोलिजन क्या होता है, और कोलिजन के लिए क्या कोई ज़रूरी है कि दोनों वस्तुएं संपर्क में हो। तो आपने आंसर दिया कि यह ज़रूरी नहीं है, दोनों वस्तुएं आपस में संपर्क में यानी कि फिजिकली कांटेक्ट में हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। अब ऐसे ही आगे आप पढ़ेंगे गैसियस स्टेट ना बेटा। तो गैसियस स्टेट अभी नहीं पढ़ाया हूँ, ये P100 फिजिक्स में अभी नहीं पढ़े बेटा, तो पढ़ेंगे अभी। तो गैसियस स्टेट पढ़ेंगे, जब दो गैसियस मॉलिक्यूल्स होते हैं और जब वह दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं
तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आता है बेटा कि क्या दो गैसियस मॉलिक्यूल, हम कहते हैं कि गैसियस मॉलिक्यूल का कोलिजन, तो क्या दोनों आपस में फिजिकली कांटेक्ट में आते हैं, टच करते हैं दूसरे को? नो, नहीं। तब क्या होता है? तो वहाँ पर डीप स्टडी में बेटा, जब डीप स्टडी में यह लिखा हुआ है, मीन्स आपको बस इतना ही जानना है, कोई टच नहीं करते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं? वहाँ पर गैसियस मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन होता है वह इस तरह से चेंज होता है बेटा कि वहाँ पर ये डाइपोल बना देते हैं। ये दोनों मॉलिक्यूल्स डाइपोल बना देते हैं और उस टॉपिक को कहते हैं डाइपोल इंटरएक्शन। तो जब मैं पढ़ाऊंगा ये चैप्टर तो मैं वहाँ बताऊंगा आपको कि डाइपोल कैसे बनता है, डाइपोल इंटरएक्शन कैसे होता है। कहाँ पर ये होगा? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब पढ़ेंगे तब होगा, वहाँ पे पढ़ा जाएगा ना। फिलहाल यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम लोग का चैप्टर बेटा कोलिजन। तो क्या गैसियस मॉलिक्यूल जब आपस में कोलाइड करते हैं तो क्या टच में आते हैं? नहीं आते हैं टच बेटा। जैसे अल्फा पार्टिकल नहीं आता है वैसे ही गैसियस मॉलिक्यूल का कोलिजन होता तब भी नहीं। अच्छा चलिए, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि दो प्रोटॉन है और दो प्रोटॉन को आपस में एक हाई इलेक्ट्रिक वोल्टेज लगा करके, पोटेंशियल डिफरेंस दे करके एक दूसरे की तरफ भेजा जा रहा है कोलिजन करने के लिए। तो क्या चार्ज पार्टिकल का कोलिजन क्या कोलाइड करते समय दोनों टच करेंगे? कभी नहीं, कदापि नहीं। क्यों? तो साफ साफ जानिए कि कभी भी चार्ज पार्टिकल के कोलिजन में वे संपर्क में नहीं आते। ठीक वैसे ही जैसे अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस कभी संपर्क में नहीं आते। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ओके चलो बेटा, तो ऐसे ही कॉमन सेंस, कभी भी छोटी छोटी बातें पूछी जाएं तो आपका तैयार होना चाहिए, सारी बातें तैयार होनी चाहिए। अब नाउ द पॉइंट, आगे बढ़ते बेटा। तो अब आप सीख चुके होंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द कोलिजन क्या होता है, अब ये सीख गए होंगे बेटा। अब चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग ना। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ कोलिजन। अब यह जो डिफिनीशन है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, ऑन द बेसिस of trajectory. On the basis of trajectory, what are the types of the collision? तो there are two types of the collision, number 1 and number 2. नंबर 1 को क्या कहते हैं बेटा और नंबर 2 को क्या कहते हैं? नंबर 1 को कहते हैं ना वन डायमेंशनल कोलिजन। वन डायमेंशनल कोलिजन, और भी नाम है इसका? क्या यही अकेला नाम है? नहीं, बहुत सारे नाम है। अब इसको और दूसरे नाम से क्या कहते हैं? तो वन डायमेंशनल कोलिजन हो गया, इसी को कहते हैं बेटा हेड ऑन कोलिजन। यही कहलाता है हेड ऑन कोलिजन बेटा। और क्या कहते हैं इसी को? चलो बेटा दूसरा तीसरा नाम देखो इसी का, लीनियर कोलिजन। हाँ बेटा, इसी को कहते हैं लीनियर कोलिजन। तो किसी भी नाम से पुकारिए, वन डायमेंशनल कोलिजन बोलिए या हेड ऑन कोलिजन बोलिए या लीनियर कोलिजन बोलिए। चलिए दूसरे का नाम देख लिया जाए, क्या है दूसरे का ना। तो दूसरे को ठीक इसी का उल्टा, दूसरे को कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन, तो दूसरे को कहते हैं बेटा ऑब्लिक कोलिजन। अंडर नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इनमें दोनों कोलिजन में क्या डिफरेंस है? तो बाय डायग्राम हम आपको स्पेलिंग करके बताते हैं बेटा क्या डिफरेंस होता है। चलिए नाम नोट कर लिया, हटा दिया जाए। क्या नाम है फिर से नोट करिए, वन डायमेंशनल कोलिजन, या दूसरा नाम इसी को क्या बोलते हैं? हेड ऑन कोलिजन, या फिर क्या बोलते हैं? लीनियर कोलिजन। इनमें से कोई भी नाम पुकारिए, सब एक ही है। आ जाओ अब चलिए, हाँ अब इसे डायग्राम से समझाते हैं बेटा कि हेड ऑन कोलिजन या लीनियर कोलिजन क्या होता है। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर एक कोई वस्तु रखी हुई है और ये एक कोई बाल यहाँ पे रखा हुआ है, ये कोई दूसरा बाल जा रहा है बेटा। ये इसका मास m1 है, वेलोसिटी u1 है, मास इसका m2 है, इसकी वेलोसिटी सपोज करिए u2 है। u1 का मान यदि ज़्यादा है u2 से, यानी कि ये वाला ज़्यादा है u2 से, तो कोलिजन अवश्य होगा। अब हुआ क्या कि ये बिफोर कोलिजन की बात है ना, बिफोर कोलिजन की बात है। और बिफोर कोलिजन दोनों वस्तुएं किस एक्सिस पर जा रही थी? एक्स एक्सिस पर।
यदि कोलिजन के बाद देखो ना, कोलिजन टक्कर हो गई दोनों की ना, ये M1 M2 क्या हो रहा है यहाँ पर, कोलिजन हो गया, दोनों का टक्कर हो गई दोनों की। अब सवाल ये है कि टक्कर के बाद में कौन किधर गया। हाँ, अब ये जरूरी है कि गया कौन किधर। तो कोलिजन के बाद में यदि दोनों एक ही एक्सिस पर बना रहे, यह एक्स एक्सिस है ना, तो कोलिजन के पहले जब दोनों जिस एक्सिस पर थे, यानी कि जिस लाइन में थे दोनों कोलिजन के पहले, तो कोलिजन के पहले वह जिस लाइन में थे बेटा, यदि कोलिजन के बाद वह उसी लाइन पर बने रहते हैं। देखिए अब आफ्टर द कोलिजन M1 M2, कोलिजन के बाद यदि वह दोनों आइदर एक ही दिशा में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो या एक इधर हो और दूसरा इधर भी हो, ऐसे हो, तो चाहे इसमें से कोई भी डायग्राम हो बेटा, चाहे यह सेट हो ना, देखो चाहे ये सेट हो या चाहे यह सेट लागू हो रहा हो डायरेक्शन का, चाहे ये सेट लागू हो रहा हो या ये सेट लागू हो रहा हो डायरेक्शन का, चाहे जो भी लागू हो रहा हो, बस होना है क्या कि आफ्टर द कोलिजन बोथ कोलाइडिंग बॉडी शुड बी अलोंग द इनिशियल लाइन, शुड बी अलोंग द इनिशियल लाइन, शुड बी अलोंग द प्रीवियस लाइन। पहले जहाँ था वहीं अब भी रहना है। पहले इस लाइन पर था, देखना पहले इस लाइन पे था ना, पहले इस लाइन पे था कोलिजन के पहले, तो कोलिजन के बाद भी उसी लाइन पे चलना है। मीन्स कि कोलिजन के बाद में चाहे उसी लाइन में रहना है, चाहे आगे दोनों चले जाएं, चाहे दोनों पीछे चले जाएं, चाहे एक आगे जाए दूसरा पीछे जाए, चाहे जैसे भी हो, लेकिन लाइन नहीं चेंज होनी चाहिए। तो जब भी लाइन नहीं चेंज होती है, लाइन वही बनी रहती है, उसी को कहते हैं ना क्या, उसी को कहते हैं हेड ऑन कोलिजन या वन डायमेंशनल कोलिजन या लीनियर कोलिजन। क्लियर? आइए और अब नंबर दो अब समझ गए होंगे वैसे ही कि तब वो ऑब्लिक क्या होगा, हाँ वैसे ही इसी का उल्टा बोल दीजिए। चलिए तो आप इसी का उल्टा बोल दीजिए, चलो बेटा आप इसका उल्टा बोल दीजिए तो दूसरा निकल जाएगा। कैसे, आइए दिखाते हैं। चलिए आज जैसे मान लो बेटा फिर वही दोनों वस्तुएं हैं, पहले इस एक्सिस पर जा रही थी दोनों वस्तुएं, मीन्स फिर से ले लिया जाए बेटा इसको। चलो अब जैसे सपोज करिए कि यह कोई एक्स एक्सिस है और यहाँ पर कोई वस्तु है, एक कोई बॉल है बेटा M1 ना, और ये जा रहा है U1 से किधर, दूसरे की तरफ। यहाँ पर कोई दूसरा बॉल है M2 और इसकी वेलोसिटी है मान लीजिए सपोज दैट U2, और सपोज U1 इज ग्रेटर देन U2। ये है सिचुएशन। अब ना बेटा चलो अब क्या हुआ, एक्स एक्सिस पर है दोनों, बिफोर द कोलिजन, अच्छा कोलिजन हुआ अब दोनों का, तो कोलिजन हुआ बेटा, ये कोलिजन हो रहा दोनों का। तो जब कोलिजन होगा तो दोनों ये है ना, सपोज करो कि कोलिजन हो गया M1 और M2। आफ्टर द कोलिजन व्हाट विल हैपन, आफ्टर द कोलिजन व्हाट विल हैपन हियर। तो यदि ऐसा हुआ तो कैसा, देखो अब पता चला कि एक यहाँ ये वाला है और एक ये वाला है, दो हैं ना, ये दो हैं, या यूं कर लें, चलो बेटा ये एक है और ये दो है। ये एक्स एक्सिस यहाँ भी था एक्स और यही है एक्स अभी भी। आफ्टर द कोलिजन व्हाट विल हैपन, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, इनमें से एक वाला कोई भी M1 हो कोई भी M2 मान लो बेटा, एक गया इधर तो दूसरा गया इधर, मीन्स कि अपने पाथ को चेंज कर दिए। अब चाहे जितना एंगल बना के ऊपर चला जाए, चाहे जितना एंगल बना कर, मान लीजिए कि ये बनाया एंगल θ1, ये बनाया एंगल θ2, θ1 एंड θ2 में भी एनी वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री 5 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी हो सकता है बेटा। क्लियर? या एक गया इधर दूसरा गया एंगल बनाता हुआ इधर, मीन्स कि किसी एंगल पे थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो यदि दोनों अपने पाथ को चेंज कर दें,
क्या हुआ, दोनों अपने पाथ को चेंज कर दें। तब जब चेंज कर देते बेटा तो इसे कहते हैं ऑब्लिक। ऑब्लिक मीन्स एंगल का फॉर्मेशन, एंगल बन रहा हो ना बेटा, तो इसे बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। दिस इज कॉल्ड ऑब्लिक कोलिजन। क्लियर है? तो फिर से एक बार, हाँ, क्या ऐसा हो सकता है कि केवल एक ही पाथ को चेंज करे? केवल क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही पाथ को चेंज करे और दूसरा चेंज ना करे? कदापि नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए नहीं हो सकता बेटा क्योंकि यदि एक चेंज करेगा तो और एक न करे तो जो लीनियर मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़े हुए हैं ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो कंजर्व हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन कंजर्व नहीं होगा। तो होना क्या होता है? होना क्या होता है बेटा? लीनियर मोमेंटम जानते हैं, लीनियर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। जब आप कहते हैं कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, इसका मतलब होता है बेटा कि उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी कांस्टेंट है और उसकी दिशा भी कांस्टेंट है। इसीलिए जब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं ना, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों लिया जाता है, एंगल लिया जाता है, उसका कंपोनेंट निकाला जाता है। यदि एक ही लाइन में हो रहा है इनिशियल फाइनल, तब तो उसमें एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंपोनेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि कोलिजन के बाद में एंगल कोई दोनों में से कोई एक बॉडी बना रही है, तब तो कंपोनेंट की जरूरत पड़ेगी। तो एक्स पर भी लेना पड़ता है और वाई पर, तब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का न्यूमेरिकल सॉल्व होता है। ओके, फैंटास्टिक। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? क्या पढ़ रहे हैं? P100 फिजिक्स में STP से P100 फिजिक्स। ओके, कम ऑन द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज द टाइप ऑफ द हेड ऑन कोलिजन। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वन डायमेंशनल कोलिजन और अदर नेम ऑफ दिस लीनियर कोलिजन, या और किस नाम से जानते हैं बेटा? हेड ऑन कोलिजन, लीनियर कोलिजन और क्या? हेड ऑन कोलिजन और लीनियर कोलिजन या वन डायमेंशनल कोलिजन, तीनों एक ही है। अब दूसरा क्या है? ऑब्लिक कोलिजन। तो ऑब्लिक कोलिजन में देखा क्या डिफरेंस है कि कोलिजन के बाद में बॉडी जिस एक्सिस पर थी उस एक्सिस को चेंज कर देती है, दोनों वस्तुएं कोई और एंगल बनाते हुए मूव करने लगती हैं, किसी और दिशा में चली जाती हैं, तो उसी को कहते हैं क्या? ऑब्लिक कोलिजन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अब है कि चलो, तो अब है यहाँ पर कि अकॉर्डिंग लॉ ऑफ द कंजर्वेशन, यह तो था ट्रेजेक्ट्री के अनुसार क्या हम उसे दो भागों में बांट सकते हैं। तो आपने कहा कि हाँ, ट्रेजेक्ट्री मीन्स क्या होता है? पाथ है किसी भी वस्तु का, हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। हम किसे कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री। तो किसी भी वस्तु का जो पाथ होता है ना बेटा, किसी भी वस्तु का जो पाथ होता है उसी को हम कहते हैं, उसको बोला जाता है ट्रेजेक्ट्री, बोला जाता है उसका ना। तो और ये ट्रेजेक्ट्री होती क्या? जैसे मान लो प्रोजेक्टाइल, तो प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल मीन्स द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, मीन्स द इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल, means the any equation which shows the relation between x and y coordinate or y and z coordinate or z and x coordinate, that is called trajectory. Okay, trajectory means path of the body, यानी कहीं पर भी कोई भी वस्तु यदि मोशन कर रही हो और उसका x y z कोऑर्डिनेट में यदि उसका इक्वेशन बनाया जाए, लिखा जाए ना बेटा, तो उसको कहते हैं ट्रेजेक्ट्री, कहते हैं, उसी को पाथ बोलते हैं ना। चलो आ जाओ अब। तो अब है पॉइंट हम लोगों का नेक्स्ट। हाँ चलिए बेटे, तो टाइप्स, हाँ फिर से लिख दीजिए, टाइप्स ऑफ कोलिजन, टाइप ऑफ कोलिजन ना, ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ओके, तो अब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन के बेस पर देखने जा रहे हैं कि टाइप ऑफ कोलिजन, यानी कि कोलिजन कितने प्रकार का होता है। चलिए देखा जाए। और अभी तक देख रहे थे तो उनके पाथ, यानी कि कोलिजन के बाद बॉडी कैसे मूव करती है, उसके बेसिस पर देख रहे थे। ओके, चलिए, तो अब ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कोलिजन। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, number 3, number 2, number 1. And now the question, what is the number 1? So this is the elastic collision. Okay, fantastic. Most important lines. Elastic collision. Yeah, episode basic. या पहला एपिसोड है कोलिजन का,
तो यह बिल्कुल ही बेसिक, जिसको जीरो नॉलेज हो, आप कुछ भी ना जानते हो, कोलिजन कभी नाम ही नहीं सुना है तो भी कोई बात नहीं। तो एकदम जीरो से P100 फिजिक्स की खासियत है कि हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं और उस लेवल पर जाते हैं जहाँ की आगे फिजिक्स जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। यदि आपका अल्टीमेट टारगेट क्या है, IIT या नीट या TGT या PGT, मीन्स कोई भी ऐसा एग्ज़ाम, तो फिर उससे ज़्यादा की ज़रूरत है ही नहीं। अभी जहाँ तक मैं पहुँचाऊँगा, IIT एडवांस तक मेरे का समय करवाता हूँ, लास्ट एपिसोड में करवाता हूँ। शुरू वाले एपिसोड बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट होते हैं। जैसे जैसे एपिसोड की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे क्वेश्चन के स्टैंडर्ड बढ़ते चले जाते हैं। तो ये है चैप्टर को पढ़ने का तरीका। किस लेवल पर पढ़ते हैं आप, तो जीरो से स्टार्ट करना है, लास्ट तक कितने एपिसोड हैं उस चैप्टर के, वहाँ तक सब पढ़ डालिए, पूरा ज़बरदस्त तैयार। यह 3 या 4 एपिसोड में आएगा कोलिजन, और 3-4 एपिसोड पढ़ने के बाद में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा, चाहे वह थ्योरेटिकल हो, चाहे वह न्यूमेरिकल हो, चाहे वह आसान क्वेश्चन हो, चाहे वह टफ क्वेश्चन हो, कि आप उसका आंसर आसानी से दे न सकें, तुरंत ही मार न सकें। इसके अलावा देख रहे होंगे एक सीरीज चल रही है, क्या सुपर ट्रिक मैं बता रहा हूँ, यानी कि फिजिक्स क्विज है सुपर ट्रिक। वहाँ पर भी छोटे छोटे पार्ट कर करके मैं देता हूँ कि एक एक चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए, याद हो फार्मूला। ओके, लेकिन मेन जो चैप्टर है हम लोग का बेटा, जहाँ पर 1.5 घंटे 2 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, एपिसोड होते हैं, वह है कोलिजन का पहला लेक्चर। ओके, कम ऑन द पॉइंट। तो टाइप ऑफ द कोलिजन अब कितने होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द कोलिजन। नंबर 1 इज द इलास्टिक कोलिजन एंड नंबर 2 इज इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन हो गया बेटा। नंबर 2 इज द इन इलास्टिक कोलिजन, और नंबर 3 इज द व्हाट, सेमी इलास्टिक कोलिजन। सेमी इलास्टिक कोलिजन ना बेटा। तो चलो बेटा, अब यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा, सेमी इलास्टिक कोलिजन जब वहाँ पे लिखा गया है तो एक बात थोड़ा और कर दिया जाए क्या। चलो बेटा, यह सेमी इलास्टिक कोलिजन यहीं पे लिखिए आप, मैं अभी सब कुछ डिटेल कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ बेटा। सेमी इलास्टिक कोलिजन या लिखिए इलास्टिक, या लिखिए इन इलास्टिक बेटा, या लिखिए इन इलास्टिक कोलिजन। हो गया ना। तो अब यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पर लिखिए इन इलास्टिक कोलिजन, यहाँ है ना बेटा, तो अब इसमें लिखिए क्या, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ओके बेटा, अब ध्यान दीजिएगा, इलास्टिक कोलिजन में ना बेटा, यहाँ कभी कभी यहाँ पर शब्द नहीं जोड़ा जाता, इलास्टिक बोल दिया जाता है, तो परफेक्टली है वह अपने आप ही उसमें अंडरस्टूड है। लेकिन क्लियर शब्द है बेटा, कि क्लियरली क्या लिखेंगे इसको, परफेक्टली ना बेटा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन लिखेंगे बेटा। अब ध्यान देना, जब आपको कहा जाए इलास्टिक कोलिजन तो उसका सेंस ऑटोमेटिकली होगा क्या, उसका सेंस होगा बेटा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। हाँ, नोट करो जल्दी बेटा। हाँ, इतना नोट कर लीजिए बेटा, तीनों टाइप नोट करिए। हो गया, चलिए। इलास्टिक कोलिजन, तो नंबर 1 इलास्टिक कोलिजन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो पूरा नाम जब बोलेंगे तो कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, अदरवाइज इन शॉर्ट में आप कह देते हैं इलास्टिक कोलिजन, दोनों एक ही बातें हैं। और इसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। ये देखिए यहाँ शब्द जरूरी है, परफेक्टली यहाँ शब्द जरूरी बेटा, देखना परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब यहाँ पे जा देखिएगा, यहाँ पर कहा गया है इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली शब्द नहीं है, यहाँ पे देखना बेटा, परफेक्टली शब्द इसमें नहीं है। अब इसी का दूसरा नाम है बेटा क्या, सेमी इलास्टिक कोलिजन, यानी कि सेमी इलास्टिक हो गया, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है वह तीसरा। अब ये तीनों नाम नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से नोट करिए। फर्स्ट क्लास का बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए द बेस्ट नोट बनाइए ना, समझते जाइए, लिखते जाइए, द बेस्ट यहाँ पर सब कुछ मिलने वाला है, पूरा कंप्लीट फिजिक्स
कंप्लीट फिजिक्स। ओके, P100 फिजिक्स में HDP से। ओके, करना क्या है, हाँ, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है दबा करके पूरा। क्लियर, अन्य बच्चों को भी ज़बरदस्त तरीके से बताइए। ओके, कमान, चलो बेटा, तो अब यह नोट बना लिया, तीनों पॉइंट नोट कर लिए। ओके, अब मैं चल रहा हूँ इन तीनों के विषय में, तीनों में बेसिक डिफरेंस बताने बेटा कि क्या डिफरेंस है इन तीनों में। तो नंबर 1 पे चलते हैं। तो सबसे पहला है नंबर 1, इलास्टिक कोलिजन होता क्या है ना। कब हम कहेंगे कि यह वस्तु इलास्टिक कोलिजन। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज करिए हमने एक बॉल ले लिया, ठीक है, तो और एक, हाँ बेटा चलो यहीं पर ले लेते हैं, एक बॉल बना देते हैं तुरंत फटाफट। देखो बेटा, यह है मान लो कोई दीवार, सपोज करो कि ये कोई दीवार बेटा, और एक बॉल है और हम इसके 3 सिचुएशन आपको बता रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ना बेटा। ये मान लो कि दीवार के 3 हिस्से हैं बेटा, 3 हिस्से हैं इस दीवार पर, 3 हिस्से हैं, हाँ, पूरा अजीब सी दीवार है, और एक हम लोग बाल लिए हैं और बाल को थ्रो करते हैं, हाँ, बाल को थ्रो करते हैं 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बाल को थ्रो करते हैं, सीधे दीवार पे जाके बाल टकराता है। चलिए आ जाओ बेटा, देखो 10 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर पर सेकंड। ओके, तो सपोज करें कि हमने बाल को दीवार पर ना बेटा थ्रो किया, 10 मीटर पर सेकंड से गया, जा करके कोलिजन हुआ दीवार से, हो गया, और कोलिजन होने के बाद, हाँ बड़ा तो होगा नहीं भाई, उतना ही बड़ा रहेगा ना, हाँ चलो भाई, तो देखो 10 मीटर पर सेकंड से गया, कोलिजन हुआ यानी टक्कर हुई दीवार से, और वापस उसी वेलोसिटी से आया, 10 मीटर पर सेकंड से ही वापस आया। यस, फैंटास्टिक। अब बताओ ये कौन वाला है। अब चलो दूसरा, ये जब इसको ना देखना, चलिए 2-3 बाल ले लिया जाए, 1, 2 और ये 3 बाल हम लोग लिए हैं, तीनों अलग अलग हैं, दीवार एक ही है लेकिन बाल की क्वालिटी अलग अलग चीज़ों के बने हुए हैं। चलो 2 नंबर के बाल को थ्रो किया बेटा, गया, जा करके ना गया और दीवार से टकरा कर किसी में चिपक गया, हाँ, बाहर आया ही नहीं, वापस ही नहीं आया, उसी में चिपक गया। और तीसरा देखो क्या, इसको भी 10 मीटर पर सेकंड से ही थ्रो किए थे, हाँ, इसको भी 10 मीटर पर सेकंड से ही थ्रो किए थे, लेकिन गया ना तो दीवार में जा कर के चिपक गया, क्या कहेंगे, स्टक ना बेटा, स्टिक कर गया, यानी कि स्टक कर गया बेटा, उसी में स्टिक कर गया, चिपक गया, हाँ। और नंबर 3 ये वाले को जब हम ना 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया बेटा, तो ये गया और जा करके ना दीवार पर टकराया, और टकरा करके वापस हुआ, जानते हो, लेकिन 10 मीटर पर सेकंड से गया था, पता चला कि 8 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, या 5 से आ रहा है, या मीन्स बदले हुए स्पीड से आ रहा है, या 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है ना। अब ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी फैंटास्टिक। 3 कोलिजन कितने टाइप के, 3 टाइप के। नंबर 1 इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। नंबर 2 परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ध्यान देना बेटा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो गया। नंबर 3 सेमी इलास्टिक कोलिजन। नंबर 3 क्या बेटा, सेमी इलास्टिक कोलिजन, ध्यान देना, सेमी इलास्टिक कहिए, या नहीं तो यह भी सब ध्यान देना बेटा, इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, 3 हो गए। तो अब तीनों को समझने के लिए मैं आपको बहुत ही फैंटास्टिक क्या दिया हूँ, 3 डायग्राम बना दिया हूँ। अब यहीं पर तीनों जिस ऑर्डर में है बेटा, तीनों का देखो यहाँ पर बना हुआ है। नंबर 1 क्या हुआ, देखो बाल गया, देखना 10 मीटर पर सेकंड से गया, दीवार से टकराया, और टकरा करके 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही वापस हुआ, रिटर्न हुआ। जब भी कभी ऐसा होता है तो इसको कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। तो दिस इज द इलास्टिक कोलिजन।
दिस इज द इलास्टिक कोलिजन, यही इलास्टिक कोलिजन है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, बहुत साफ दिख रहा है क्या, इलास्टिक कोलिजन वह कोलिजन होता है जिसमें टक्कर होने के बाद में वस्तु अपने वेलोसिटी को, अपने स्पीड को, वेलोसिटी तो बदल जाती है, दिशा बदल जाती है, तो वेलोसिटी तो बदल जाती है बेटा, लेकिन दिशा यानी कि दिशा तो बदल गई, तो वेलोसिटी बदल गई, अपने स्पीड को बदलती नहीं है, यानी कि अपनी काइनेटिक एनर्जी को बदलती नहीं है। ओके फैंटास्टिक, क्या मिला हम लोगों को, द बेस्ट पॉइंट मिला बेटा नंबर 1 कि यदि ऐसा कोई टक्कर हो रहा है, यदि ऐसी कोई कोलिजन हो रहा है ना, यदि ऐसा कोई कोलिजन हो रहा है बेटा जहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है और क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, तो पक्का ही अवश्य ही वह क्या कहलाएगा, नंबर वन इलास्टिक कोलिजन। हाँ, अच्छी तरह से नोट्स बनाइए, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए उसको खूब अच्छी तरह से खूबसूरत बिल्कुल नोट्स बनाइए, एक जगह सारे पॉइंट कलेक्ट करिए। क्योंकि ऐसा आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, पूरे या कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है, तो ज़बरदस्त यहाँ मिलने वाला आपको। ओके चलो बेटा, अब नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्या नंबर 1 क्लियर हो गए, आगे बढ़ा। नंबर 1 इलास्टिक कोलिजन, फिर से बोलिए, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है, हाँ बोलिए जल्दी। यानी कि कोई भी ऐसा कोलिजन जिसमें कोलिजन होने के बाद में, टक्कर होने के बाद में वस्तु की स्पीड कांस्टेंट होती है, यानी कि वस्तु की चाल बनी रहती वही रहती है, वस्तु की चाल वही रहती है, कांस्टेंट रहती है, उसके गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होती है। मीन्स एनी कोलिजन, ए सच टाइप ऑफ द कोलिजन इन विच आफ्टर द कोलिजन स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। कीप इन माइंड दिस इज द स्पीड नॉट वेलोसिटी, कीप इन माइंड speed is constant and kinetic energy is constant. That type of the collision is known as the yes elastic collision or the perfectly elastic collision. Clear? Okay, come on the next point. चलो बेटा, तो क्लियर हो गए। एक बार फिर से सुन लो हिंदी में, क्या जब कहीं पर इस प्रकार की टक्कर होती है कि टक्कर के बाद में वस्तु की चाल समान बनी रहती है, यानी कि कांस्टेंट बनी रहती है, उसके गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसी को कहते हैं क्या, पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर। हिंदी में कहते हैं बेटा पूर्णतया प्रत्यास्थ टक्कर, मीन्स परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ओके चलो नंबर 2 अब चलते हैं हम। अब नंबर 2 पे हो गया बेटा, नंबर 1 क्लियर हो गए, सब लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम चलते हैं नंबर 2 पर चलते हैं बेटा, नंबर 2 पर चलते हैं। तो चलिए यहाँ हटा दूँ, लिखने की जगह बनाऊँ, तो चलो बेटा नंबर 2 पर चलते हैं। ठीक, आ जाओ देखना। नंबर 2 में क्या हुआ है कि देखिए, बाल गया है ना, अब दीवार से टकरा करके सीधे चिपक गया है ना, स्टक विद द वॉल, सीधे इसी में चिपक गया, देखो चिपक गया बेटा। ओके, यानी कि वह फिर से, यानी कि उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। जब कहीं पर, तो जब वेलोसिटी 0 हो गई होगी तो पूरी 100% काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई होगी, नहीं हो गई होगी। जैसे मान लो कि बाल है, पहले पास एनर्जी काइनेटिक एनर्जी थी, गतिज ऊर्जा थी हाफ एम वी स्क्वायर, आ जाके टक्कर हुई, वहाँ चिपक गया, वेलोसिटी हो गई 0। जब वेलोसिटी हो गई 0 तो काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, यानी कि 100% काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो गई। तो किसको दिया उसने अपनी 100% काइनेटिक एनर्जी, तो उसने काइनेटिक एनर्जी दिया किसको, दीवाल को, वाल को दिया अपनी 100% काइनेटिक एनर्जी। ओके, तब क्या हुआ यहाँ पर देखो भाई, तो जब कभी भी ऐसा हो ना, इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड बहुत ही साफ दिख रहा है ना, कि स्पीड इक्वल टू नॉट कांस्टेंट, मीन्स कि स्पीड इज नॉट कांस्टेंट, दैट बिकम्स 0। तो नॉट कांस्टेंट क्या, सीधे 0 बोल दीजिए बेटा, परफेक्ट वाला है ना, तो स्पीड बिकम्स 0। ओके, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0, तो स्पीड इक्वल टू 0, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0, स्पीड बिकम्स 0, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0। तो दिस इज द टाइप ऑफ द सेकेंड, दिस इज द परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब इसको हिंदी में क्या कहेंगे बेटा, पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर, पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर। ओके, हो गया 2 नंबर।
चलिए, यानी कि यहाँ पर चिपक गया तो फाइनल वेलोसिटी, इसकी फाइनल स्पीड एंड फाइनल वेलोसिटी बोथ विल बी जीरो, तो फाइनल स्पीड बिकम्स जीरो। ओके बेटा, फाइनल शब्द लगा देना, तो फाइनल स्पीड बिकम्स जीरो एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो ऑल्सो। ओके, कम ऑन द थर्ड पॉइंट। अब कौन सा तीसरा भाई है, तीसरा कौन सा है? चलिए 3 नंबर पे चलते हैं। 3 नंबर का नाम है सेमी इलास्टिक कोलिजन। आ जाइए, अब 2 नंबर हो गया, 2 नंबर कंप्लीट हो गया होगा सबका। चलिए अब 3 नंबर पर चलते हैं। हाँ, अब 3 नंबर पे चलते हैं। अब 3 नंबर में क्या होता है, देख रहे हो, ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था। अब जा करके ना कोलिजन के बाद देख रहे हो, कोलिजन के बाद इसकी स्पीड हो गई ये 4 मीटर पर सेकंड, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हुई है। तो अब मीन्स आप कह सकते हो कि स्पीड, अब यहाँ पे आप लिख सकते हो बेटा कि स्पीड इक्वल टू नॉट कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, और क्या, और क्या, सम काइनेटिक एनर्जी लॉस, कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है बेटा, लॉस हो गई। तो अब जनरली हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमने एक पत्थर ले लिया, एक बाल ले लिया बेटा, ऊपर से गिरा दिया, तो गिरता है, जब ज़मीन पे गिरता है तो बहुत हल्का सा उछलता है, बहुत हल्का सा उछलता है। बाल यदि है तो ज़्यादा उछलता है ना। अब बाल क्यों ज़्यादा उछलता है, पत्थर क्यों नहीं उछला? भाई पत्थर को गिराए तो पत्थर क्यों नहीं उछला, बाल को गिराए तो बाल क्यों उछल गया? तो बाल इसलिए उछल गया, पत्थर इसलिए नहीं उछला क्योंकि जो पत्थर था वह रिजिड था, और जो बाल था रबड़ का बना हुआ है, स्पंज का बना हुआ है, तो वह उछलता है। क्यों उछला? इसलिए कि जब वो टकराता है ना तो उसका जो उसमें इलास्टिक फोर्स उसको उछालता है, यानी कि जब बाल ज़मीन पे टकराया, पत्थर पे ज़मीन पे टकराया या फर्श पे टकराया ना, तो वह देखते होंगे कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वह कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण, यानी कंट्रैक्शन के कारण वह फिर अपने इनिशियल पोजीशन में आने की कोशिश करता है, तो अंदर से फोर्स लगता है, वह फोर्स उस स्पंज के, रबड़ के बाल को ऊपर बाउंस करता है बेटा। इस मीन्स कि उसके पास एक एनर्जी मिलती है, उसको इलास्टिक एनर्जी मिलती है। इस इलास्टिक एनर्जी की वजह से रबड़ की बाल उछलती है, जबकि पत्थर नहीं उछलता। क्लियर? ओके, चलो आ जाओ, कम ऑन द पॉइंट अगेन। तो यहाँ पर कौन सा है, यानी कि अब जैसे मान ली हमने एक बाल लिया बेटा, 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया, और गया दीवार पे टकराया, और टकरा कर गया था, हमने भेजा था 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया था, और वह 5 मीटर पर सेकंड से वापस आ रहा, 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है ना, या ये 12 मीटर पर सेकंड से बढ़ भी सकता है, क्योंकि वही बताया इलास्टिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। जब कभी ऐसा होता तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। तो जा करके टकराया और किसी बदले हुए वेलोसिटी से वापस आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया तो 8 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। तो ऐसे कोलिजन को क्या कहेंगे, सेमी इलास्टिक कोलिजन कहेंगे। एंड नाउ द क्वेश्चन कि आप जो भी लाइफ में पर डे देखते हैं, आपकी आंखों के सामने जो भी घटनाएं घटती हैं कोलिजन की, वह जनरली किस तरह की होती है? जैसे मान लीजिए कहीं 2 बाइक वाले आपस में लड़ गए ना, या क्रिकेट की बॉल है, देख रहे हैं कि बॉलर ने बॉल को थ्रो किया और जो बैट्समैन ने बॉल को हिट किया, ओके। कहीं पर भी जैसे मान लीजिए कि ये जो टेबल टेनिस है ले लीजिए, उसको भी ले लिया जाए, किसी भी चीज़ को, बॉल और रॉकेट ले लीजिए, ठीक है। और जो ये बेटा बैडमिंटन है, तो बैडमिंटन में रॉकेट और उसकी जो चिड़िया होती है, तो उसको ले लीजिए, तो उसके कोलिजन को ले लीजिए। जितने भी कोलिजन आपको कहीं भी दिखाई पड़ते हैं, कुछ भी दिखाई पड़ते हैं, वे सब के सब किस कैटेगरी में आते हैं? इनमें से कौन सा, कोई भी ले लीजिए एग्जाम्पल आप ना, कोई भी ले लीजिए एग्जाम्पल आप, जैसे मान लीजिए कि पत्थर आप गिरा दिया, आपकी पेन जैसे मान लीजिए हाथ से छूट करके गिर गई, ज़मीन पे गिर गया, तो पेन का ज़मीन पे गिरना, या कागज़ के टुकड़े का ज़मीन पर गिरना, या कुछ भी आपकी आंखों के सामने जो भी कुछ दिखाई पड़ता है, वह किस टाइप का कोलिजन होता है? व्हाट इज द टाइप? नंबर 1 इलास्टिक कोलिजन, नंबर 2 परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन, नंबर 3 इज द सेमी इलास्टिक कोलिजन। किस में आएगा सबका सब? हाँ, एक मार दीजिए दनादन, आंख बंद करके मार दो बेटा, किस पर? नंबर 3 सेमी इलास्टिक कोलिजन। यहाँ पे डिफिनीशन सेमी इलास्टिक कोलिजन। क्यों? कोई भी चीज़, जैसे मान ली पेन गिरी तो क्या पेन फिर वापस आई वहीं तक पहुँची जिस हाइट से गिरी थी? यदि उसी हाइट पर पहुँच गई उछल करके, फिर से उसी अवस्था में आ गई, तब तो हम कहेंगे कि परफेक्टली इलास्टिक है, यानी कि ये वाला परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, तभी तो कहेंगे बेटा, क्योंकि फिर वहीं पर आ गया। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो रहा है
तो हम क्या कहेंगे, सेमी इलास्टिक कोलिजन। तो जनरली हम लोगों को जो भी कुछ दिखता है बेटा, आंखों से जो भी कोलिजन हम लोग देखते हैं ना, तो जो भी कोलिजन हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है बेटा, वहाँ पर सब के सब किस में आते हैं, सेमी इलास्टिक कोलिजन में आते हैं। तो अब सवाल ये है कि कोई तो उदाहरण होगा जो परफेक्टली इलास्टिक का कोलिजन का हो, या कोई भी एग्जाम्पल तो होगा बेटा कि जो परफेक्टली इन इलास्टिक का हो और परफेक्टली इलास्टिक का हो। हाँ है, कौन सा ले लो, क्या ले लो, गीली मिट्टी ले लो। हाँ, गीली मिट्टी, या जो रोटी हम लोग खाते हैं ना बेटा वो ले लो, गीला आटा ले लो। हाँ, गुथा हुआ ले लिया, ले लो गीली मिट्टी, ले लो हाथ में पकड़ो, हाँ ले लिया, ओके। चलो दीवार पे मारो तो दीवार पे जब फेंकोगे बेटा तो गीली मिट्टी जा करके दीवार पे छप दे चिपक जाएगा ना। तो दीवार पर जा करके क्या हो गया, वो चिपक गया, ओके। तो अब मैं यदि कहूँ कि बताओ यह किस टाइप का कोलिजन है, तो गीली मिट्टी जाके दीवार पे चिपक गई, तो वह कैसा कोलिजन हुआ, वेलोसिटी जीरो हो गई है ना, चिपक गया, यानी पूरी वेलोसिटी जीरो हो गई, 100% का एनर्जी लॉस हो गई, चिपक गया। जहाँ चिपका या इम्बीडेड इनसाइड यानी कि धंस गया, तो हमेशा ही वो क्या होगा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, यानी पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर। 2 नंबर। तो बाल देखो 10 मीटर पर सेकंड से जा करके टक्कर होते ही चिपक गया, तो बाल क्या था, पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर था। गीला आटा ना गुथा हुआ थ्रो कर दे दीवार पे, जाकर तुरंत चिपक जाएगा, तो क्या हुआ, पूर्णतया अप्रत्यास्थ टक्कर, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। राइफल की बुलेट मारे, पेड़ के अंदर जाके धंस गई, तो धंस गई ना, जहाँ पे धंसने की बात आई बेटा, क्योंकि वहाँ वेलोसिटी फाइनल जीरो हो जा रही है, तो वेलोसिटी फाइनल जीरो हो जा रही है, काइनेटिक एनर्जी 100% बुलेट ने लॉस कर दिया, किसको दे दिया, पेड़ को दे दिया, तो वो क्या हुआ बेटा, क्या कहलाएगा, बस वही क्या, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। पक्का, हाँ समझ गया बेटा, ओके। चलो तो अब आप सीख लिए बेटा, इलास्टिक कोलिजन में देखा आपने कि जब जा करके वस्तु जाके टक्कर हो और फिर उसी वेलोसिटी से वापस आ जाए, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रही, स्पीड कांस्टेंट बनी रहे, कुछ में टक्कर के बाद में कोई चेंजिंग ना हो, तो उसको कहते हो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। जब 100% लॉस कर जाए, स्पीड उसकी फाइनल जीरो हो जाए, जा करके चिपक जाए, तो कहते हो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। और जब इन दोनों के बीच का सिचुएशन हो, ना 100% उसी स्पीड से वापस आए और ना चिपके, यानी बीच का सिचुएशन हो, तो बीच के सिचुएशन को कहते हो सेमी इलास्टिक कोलिजन या इन इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं बेटा। अच्छी तरह से नोट्स बनाइएगा, किताबें में उल्टा सीधा इधर उधर दिया रहता है, साफ क्लियर नहीं होता है, तो कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत, कुछ भी सुनने की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। P100 फिजिक्स इज द सफिशिएंट टू क्वालिफाई योर एग्जामिनेशन। P100 फिजिक्स बेटा ना आपको टॉप कराने के लिए सफिशिएंट है, सफिशिएंट का ना सफिशिएंट स्क्वायर ओके। तो इसलिए कहीं कुछ भी छूने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट क्रिस्टल क्लियर 100% मिलेगा आपको। ओके, हो गया बेटा, क्लियर हो गए सब लोग, हम लोग। तो अब हाँ, अब हम लोग तो एक बार एग्जाम्पल फिर से हो जाए, एक बार एग्जाम्पल, तो हाँ बेटा कोई एग्जाम्पल फिर से हो जाए, इन सेमी इलास्टिक का पहले से शुरू कर दिया जाए। जो भी हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं बेटा, वो सब का सब क्या है, कुछ भी कोलिजन कहीं पर टक्कर हो रही, गिर रहा है, पटक रहा, टूट रहा, फूट रहा, सब कुछ किसका हो एग्जाम्पल है, सब कुछ सेमी इलास्टिक का एग्जाम्पल है बेटा। और जा करके चिपक जाए ना, जो भी एग्जाम्पल अभी दिया हूँ, जा करके चिपक जाए, वेलोसिटी फाइनल इसकी स्पीड जीरो हो जाए, फाइनल 100% काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाए, तो वो क्या है, वो क्या बेटा, परफेक्टली इलास्टिक है। अब बात रही कि इलास्टिक कोलिजन, तो इलास्टिक कोलिजन क्या, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन क्या बेटा, जैसे मान लो कि कोई वस्तु हम ले लें और गिरावें, 2 मीटर की ऊंचाई से हमने गिराया बेटा, और वह टक्कर के बाद में फिर से वहीं आ जाए 2 मीटर पर, यदि फिर वहीं पर आया, ऐसा तभी हुआ होगा कि जब वह जिस स्पीड से टकराया होगा उसी स्पीड से बाउंस हुआ होगा वापस। जैसे ये वाला देखिए, ये बाल गया, टक्कर के बाद में फिर उसी स्पीड से वापस हो गया। तो जब कभी ऐसा सिचुएशन होगा तो उसे कहोगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, यानी कि इलास्टिक कोलिजन या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। सवाल ये है कि क्या यह कहीं होता है, तो कहोगे हाँ,
100% प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स लगभग अप्रॉक्सीमेट आइडियल मानते हैं। सवाल एक कौन? तो कहा जाता है बेटा प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा। मैं प्रैक्टिकल तो किया नहीं हूँ, लेकिन मानते हैं, अप्रॉक्सीमेटली मानते हैं। मैं प्रैक्टिकल करके देखूंगा भी इसको बेटा, तब बताऊंगा, दिखाऊंगा तुमको। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसलिए क्या चाहिए? हाथी के दांत की गोली चाहिए। हाँ बेटा, स्फीयर चाहिए, स्फीयर मेड ऑफ द एलिफेंट टीथ, हाथी के दांत का एक गोली चाहिए, और प्योर संगमरमर चाहिए, मार्बल चाहिए। तो कहा ही जाता बेटा, या तो ग्लास हो, या तो ग्लास हो और हाथी के दांत का बना हुआ ना स्फीयर हो, गोली हो, और उसको यदि प्योर मार्बल पे गिराया जाए तो लगभग मानते हैं कि दैट इज द इलास्टिक कोलिजन। तो उसको इलास्टिक कोलिजन मानते हैं। शीशे की गोली हो और यदि प्योर मार्बल हो तो उसको भी मानते हैं कि वह कोलिजन अप्रॉक्सीमेटली, वह कोलिजन क्या है? वह परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। तो इन जनरली ये देखा जाए तो डेली लाइफ में हम तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन दिखता नहीं है, मिलता नहीं है। ये आइडियल कुछ केसेज हम मानते हैं कि हाँ यह ऐसा होगा, लेकिन यह बाकी इसको छोड़ करके बेटा ये दोनों तो लगभग मिल जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। जैसे बेटा वो गीली मिट्टी है तो हमने थ्रो किया दीवार पर, जाकर चिपक गया, 100% चिपक गया, जाके जैसे चिपक गया। गीली गुथा हुआ आटा है, उसको हमने उसी गोली फेंका दीवार पर, जाके चिपक गया, तो हम क्या कहेंगे? उसको अप्रॉक्सीमेटली कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन बेटा। ओके, तो चलिए, तो हम लोग अभी यहाँ पे देख रहे थे बेटा कि कोलिजन कितने टाइप का होता है। अब सवाल होता है फिर अब यहाँ से आगे बेटा कि इनमें क्या क्या चीज़ें हैं ना, इनमें क्या क्या, किसमें क्या क्या चीज़ें कंजर्व रहती हैं और क्या नहीं कंजर्व रहती, क्योंकि हमारे हेडिंग ही वही है कि ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन। तो अब चलिए हम यहाँ से, यह तो अभी हम टाइप तीनों का समझा रहे थे, तीनों में अंतर, और अब यहाँ पर बेटा तीनों का क्या डिफरेंस है वह दिखाने जाते हैं आपको। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बेटा टाइप ऑफ द कोलिजन में नंबर 1 पे आ जाओ बेटा, नंबर 1। चलिए अब ये नंबर 1 पे देखिए, नंबर 1 पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखो बेटा ये क्या होता है, अभी हम इसके बाद हम लेने जा रहे हैं। तो कहते हैं ना बेटा कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यानी कि घर्षण नहीं, क्या बोलते हैं बेटा, प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं बेटा, प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। हाँ बेटा इंग्लिश में लिख लेना कि E बराबर इसके लिए 1 होता है। क्या E का नाम क्या बेटा? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा बेटा। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E का मान इसके लिए 1 होता है। ये क्या है मैं अभी आगे बताऊंगा बेटा। नंबर 2 पे आ जाता ना कि काइनेटिक एनर्जी इसमें ना कंजर्व होती है बेटा। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीज़ है बेटा, ये नंबर 2 बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 3 देखो बेटा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। जब मैकेनिकल एनर्जी की बात करते हैं तो बेटा टोटल अपने आप आ जाता है उसमें। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ना बेटा एक कंजर्व रहता है। हाँ नोट करो जल्दी से, फास्ट नोट करिए मेरे साथ। E = 1 यानी E क्या है बेटा? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है, इक्वल टू कंजर्व रहता है बेटा। और सबसे ज़रूरी नंबर 4 पे आ जाना, क्या? लीनियर मोमेंटम ना, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम में क्या रहता है? वो भी तो लीनियर मोमेंटम भी देखिए कंजर्व रहता है। ओके, तो इलास्टिक कोलिजन, चलिए नोट करिए फास्ट। इलास्टिक कोलिजन में क्या क्या चीज़ें हो गई? तो इलास्टिक कोलिजन कहिए या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को बेटा। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में नंबर 1 E का मान 1, E का मान 1। नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, ये 4 पॉइंट याद करिए जल्दी से। और नंबर 3 टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व। नंबर 4 लीनियर मोमेंटम कंजर्व। ये 4 चीज़ें होती हैं। हाँ अब एक बात और है कि यह E = 1 केवल इसी के लिए है, काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन
केवल इसी में पाया जाता है, बाकी और कहीं नहीं पाया जाता। लेकिन जो तीसरा और चौथा है, ये 3 और 4 नंबर बेटा, ये 3 और 4 ये सबके लिए है ना, ए फॉर ऑल ना। मीन्स कि किसी भी टाइप का कोलिजन होता है तो 3 नंबर और 4 नंबर सब में मिलता है, लेकिन 1 नंबर और 2 नंबर इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमको फैसला करना होगा कि कोलिजन किस टाइप का है, तो 3 नंबर और 4 नंबर से फैसला हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो सब में मिलता है। तो कोलिजन किस टाइप का है, इसका फैसला किससे होगा? 1 नंबर और 2 नंबर से। ई का मान कितना है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है कि नहीं है, यदि ये 2 चीज़ें मिलती हैं तो यह कहलाएगा इलास्टिक कोलिजन। क्यों? क्योंकि यह इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है। तो जब भी कभी आपको चेक करना होगा टाइप ऑफ द कोलिजन, तो आप किस पे जाएंगे? ई का मान कितना है और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है या नहीं। हो गया? नोट कर लिया? चलो अब आ जाओ, अब 2 नंबर पे चलते हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? परफेक्टली इन इलास्टिक, तो इसको हटा देते बेटा, नोट कर लिए होंगे, एक बार फिर से देख लीजिए, जल्दी से करिए। 1 2 3 4 4 लाइन 4 पॉइंट तुरंत याद करिए। ओके चलिए अब आ जाइए, अब 2 नंबर पे चलते हैं। हाँ, तो अब है पॉइंट हम लोग का कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा? 2 नंबर। तो नंबर वन ई का मान ना इसके लिए 0 होगा। ई बराबर क्या था? अभी देखा है हम लोगों ने, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो मैं अभी यह टॉपिक पूरा करके अभी आगे मैं समझा रहा हूँ बेटा कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई का मान 0 होता है। नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी का क्या हाल चाल है? तो काइनेटिक एनर्जी बेटा ना इक्वल टू 100% लॉस्ट। 100% एनर्जी लॉस हो जाती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी है लॉस हो जाती है। क्यों? क्योंकि जानते हो कि फाइनल स्पीड 0 हो जाती है, बिकॉज फाइनल स्पीड इक्वल टू 0, क्योंकि फाइनल स्पीड 0 बन जाती है बेटा, ये रीजन है। अब नंबर 3 पे आ जाइए। नंबर 3 मैकेनिकल एनर्जी का क्या हाल चाल है भाई? मैकेनिकल एनर्जी, तो मैकेनिकल एनर्जी बेटा हमेशा, ये तो पहले ही बोल दिया हूँ आपको कि चाहे किसी टाइप का कोलिजन हो, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। और नंबर 4 वाला भी क्या? लीनियर मोमेंटम ना, तो लीनियर मोमेंटम ये भी क्या रहता है बेटा? ये भी कंजर्व रहता है। क्यों? ये तो 3 नंबर 4 नंबर तो जानते हो कि सब में रहता है। चलिए, तो ई बराबर 0, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 100% ट्रांसफर, 100% लॉस, 100% लॉस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इन दिस सिचुएशन, मीन्स इन दिस टाइप ऑफ द परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन। ओके, हो गया बेटा, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब पहले दूसरे की तुलना कर लीजिए, पहले और दूसरे वाले की ना बेटा, ये दोनों इसका स्पेशल है। 3 नंबर 4 नंबर सबका कॉमन है, ये सभी में होता है। 1 नंबर 2 नंबर इसका स्पेशल है। आइए नंबर 3 पे चलते हैं। हाँ, नंबर 3 हाँ बेटा आ जाओ। अब नंबर 3 पे आ जाइए, सेमी इलास्टिक कोलिजन। सेमी इलास्टिक कोलिजन यू नो वेल नाउ, ये क्या होता है बेटा? चलो नंबर वन ई बराबर कितना? हाँ, तो जानते हो दोनों के बीच का है, वैसे ही क्लियर है। तो ई का मान 0 से ज़्यादा 1 से कम दोनों के बीच रहेगा ना, तो दोनों के बीच रहेगा तो क्या कहलाएगा? सेमी इलास्टिक कोलिजन। नंबर दो क्या काइनेटिक एनर्जी 100% लॉस होगी? नहीं। क्या कंजर्व होगी? नहीं। तब क्या कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ना चेंजेज बट नॉट लॉस्ट, या चेंजेस लिख दीजिए केवल, बस पर जाता बेटा कि काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी ना, मीन्स कुछ घट जाएगी। चलो नंबर 3 सबके लिए है, कौन सा?
मैकेनिकल एनर्जी ना, मैकेनिकल एनर्जी क्या बना रहेगा, कांस्टेंट यानी कि कंजर्व रहेगा। और नंबर 4 क्या, लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ये भी क्या रहेगा, ये भी कांस्टेंट यानी कि ये भी कंजर्व रहेगा बेटा। तो ये अब इसका भी 4 पॉइंट नोट कर लीजिए। जानते हैं कि पहला और दूसरा इसका स्पेशल है, 3 4 नंबर सब में कॉमन है। आइए, हो गया, नोट कर लिया। हाँ, अब यहाँ पॉइंट था कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है, यह स्मॉल ई क्या है। चलिए देखा जाए क्या है। चलिए ओके, अब बेटा अब हेडिंग है हम लोगों के क्या, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रिप्रेजेंट करते बेटा ई से, या इट इज द रेशियो। एक लाइन नोट करो बेटा, डिफिनीशन नोट करिए पहले। इट इज द रेशियो ऑफ velocity of separation to the velocity of approach. To the velocity of approach. So it is the ratio of the velocity of separation to the velocity of approach. Means you can write E equal to velocity of separation upon velocity of approach. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू दिस। अब सवाल है कि बाय डायग्राम इसको मैं समझा दूंगा आपको ना बेटा। आ जाओ, देखो बेटा, यह एक बॉल है, कोई मास इसका है m1, जा रहा है u1 स्पीड से। एक दूसरा बॉल है बेटा ना, नाम है इसका m2, जा रहा है u2 स्पीड से। ओके, सपोज दैट u1 इज ग्रेटर देन u2, u1 इज ग्रेटर देन u2। ओके, अब हुआ क्या बेटा, देखो बेटा, ये m1, अब u1 ज़्यादा है, हेड ऑन कोलिजन होगा, एक ही लाइन में है। अब जा रहा है बेटा, देखो टक्कर हुई लेनी है, और टक्कर होने के बाद सपोज करो कि वह फिर उसी लाइन में गया या ऑब्लिक भी हो, कोई डज नॉट मैटर। देखो बेटा, अब हुआ क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अलग होना, अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब जरा देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ध्यान दीजिए बेटा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जानते हो कि जैसे हम लोग निकालते हैं ना रिलेटिव वेलोसिटी, सापेक्ष वेग, तो आप कहते हो कि वेलोसिटी VAB, तो लिखते हो क्या कि VA माइनस VB, लिखते हो ना, क्या लिखते हो, VA माइनस VB। ओके, फंटास्टिक, जस्ट लाइक दिस। अब ये जब जा रहा है बेटा, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी ना, इसके रिस्पेक्ट में, मीन्स या यूँ कहें, ऐसे यूँ कहो कि किस वेलोसिटी से टक्कर होने जा रही है, आसान शब्दों में किस वेलोसिटी से, किस रिलेटिव सापेक्ष वेलोसिटी से टक्कर होने जा रही है। तो आगे वाला चल रहा स्लो u2, पीछे वाला जो बेटा बॉल आ रहा है वह u1 है ज़्यादा, तो कितना हुआ u1 माइनस u2, यानी कि वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B मीन्स क्या कि A वाला कितना ज़्यादा है ना। मैं कहूँ
कि 3 रुपये से 5 रुपये कितना ज़्यादा है, तो क्या करोगे 5 - 3 कर दोगे ना बेटा। तो यहाँ पर u1 u2 से कितना ज़्यादा है, तो u1 - u2 एंड दिस इज़ द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि किस गति से, किस स्पीड से वह पहुँच रहा है उसके पास। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच देखना बेटा, अब यहाँ पे क्या नीचे लिख दिया क्या u1 - u2। फैंटास्टिक। हाँ बेटा, कैमरे के व्यू में है कि नहीं, तो मैं थोड़ा छोटा कर दूँ। चलो बेटा ध्यान देना, देखो बेटा इक्वल टू क्या, तो देखिए क्या है हम लोगों का नीचे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना है बेटा आंसर, u1 - u2। कितने वेलोसिटी से वह आगे पहुंच रहा है, अप्रोच मतलब पहुंचना ना, अप्रोच मीन्स पहुंचना, पहुंच, u1 - u2। अब ऊपर आ जाओ, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन देखना, ध्यान देना बेटा। अब टक्कर हो गई दोनों की, अब टक्कर जब हो गई तो टक्कर होने के बाद एक की वेलोसिटी मान लीजिए पहले वाले बेटा ये m1 है, इसकी वेलोसिटी कुछ होगी v1, ये m2 है, इसकी वेलोसिटी होगी v2। तो अब देखो टक्कर के बाद में ये v2 है, अब ये होगा कि v2 के सापेक्ष, यानी कि भाई ये तो पहले से चल रहा था, इसका तो कुछ दोष था नहीं, पीछे वाला आके टक्कर मारा है ना, तो इसके सापेक्ष में किस वेलोसिटी से फिर टक्कर होने के बाद हटा ना बेटा, यानी कि इसकी तुलना में टक्कर तो ये मार रहा है ना बेटा, यही पहुंचा है और यही अलग हुआ है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये एक्सप्लेनेशन, क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन केवल यही मिलता बेटा P100 फिजिक्स पर। ओके, फिर से सुनना बेटा, ये u1 जाके टक्कर मार रहा है, तो u1 किस स्थिति से पहुंचा, क्यों, वही जो टक्कर मारने वाला उसी का देखना है कि किस स्पीड से आके टक्कर मारा, और टक्कर मारने के बाद में किस स्पीड से गया, यानी कि इसके सापेक्ष किस स्पीड से गया, तो इसका मतलब देखो बेटा यही मारने वाला था और इसके तुलना में फिर कैसे वो टक्कर मार करके भागा है, इसका मतलब ये हुआ बेटा। तो इसका मतलब क्या कि इसके तुलना में v2 में ना, तो v2 - v1। ओके, दिस इज द फैंटास्टिक एक्सप्लेनेशन, क्रिस्टल क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। मीन्स जो टक्कर मारने आया तो किस स्पीड से आया, जो पहले से चल रहा था उसकी तुलना में किस स्पीड से आया, और टक्कर मार करके किस स्पीड से गया, किसके तुलना में, वही पहले वाले की तुलना में किस स्पीड से टक्कर मारने आया और मार के किस स्पीड से गया। ओके, तो जो गया वो था वेलोसिटी ऑफ, जो गया मार कर टक्कर वो था वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी अलग होने वाली वेलोसिटी, आज जो आया मारने वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, तो दोनों का रेशियो। तो द रेशियो ऑफ दिस रेशियो इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ओके, अब देखो बेटा, हाँ क्या पढ़ रहे हो, P100 फिजिक्स। मज़ा आ गया हो तो दबा के लाइक करो, दबा के शेयर करो, अपने सारे फ्रेंड सर्किल में अवश्य ही डिस्ट्रीब्यूट करो। ओके, चलिए हाँ बेटा, अब है, चले तो ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाले बेटा। अब जब माइंड हियर, ध्यान देना, ए क्या आया था, ए आया है वैल्यू मिला हम लोगों को, ई का मान निकाले हम लोग। अच्छा, अब लिखने का तरीका इसका और भी हो सकता है ना, यदि 1 में से 1 लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते बेटा। देखो ऐसे, कैसे, ई बराबर क्या लिख सकते हैं, v1 - v2 अपॉन क्या, u1 - u2। हाँ, लेकिन जब इसको बदल दोगे बेटा तो साइन बाहर माइनस लगाना पड़ेगा ना, तो माइनस साइन लगा करके चाहो तो ऐसे लिख दो। तो देखो बेटा, अब आपको लिखने का तरीका 2 है, चाहे ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक, फैंटास्टिक। चलो, अब हुआ क्या, इसके बाद क्या, अब e की वैल्यू क्या हो सकती है, तो अभी देखा है आपने, जब e का मैक्सिमम मान बेटा 1 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो जब e बराबर 1 होता है तब क्या, अब दूसरा e बराबर 0 होता है तब क्या, और तीसरा e का मान ना, e का मान क्या बेटा, e का मान 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो तब क्या। अब ये 3, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3,
नंबर 1 e बराबर 1 हो तो क्या होगा, चलो बेटा e इक्वल टू 1 हो तो क्या होगा बेटा, ओके। तो जब e बराबर 1 होता है तो क्या होता है ना बेटा, चलो आ जाओ। तो जब e का मान 1 होता है तो उसे कहते हैं बेटा क्या, इलास्टिक, हाँ यही पहला वाला है ना, इलास्टिक कोलिजन, या क्या, या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। ओके बेटा, नंबर 2 वाला बता दो तो जल्दी से, हाँ ये तो याद हो गया होगा, क्या बेटा, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, हो गया। अब आ जाओ बेटा नंबर 3 पे आ जाओ, और ये कौन वाला है, ये सेमी इलास्टिक कोलिजन, हो गया बेटा, ये है सेमी इलास्टिक कोलिजन। ओके, तो ये हम लोग पहले भी देखे हैं अभी पीछे। तो क्या देख रहे थे बेटा, ये क्या था आप लोग का, क्या पढ़े थे हम लोग, कोलिजन। तो दिस इज द बेसिक मोस्ट बेसिक एपिसोड लेक्चर ऑफ द कोलिजन, दिस इज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द कोलिजन। यह पहला लेक्चर था बेटा कोलिजन का, जहाँ पर हमने आपको सिखाने की कोशिश किया कोलिजन किसे कहते हैं। तो क्या सीखे, सीखे बेटा। तो ज़बरदस्त लाइक करिए, शेयर करिए, अन्य बच्चों में बताइए, ताकि मुझे लगे कि हाँ हमारी मेहनत आपको पसंद आई है। नहीं करेंगे तो हमको पता कैसे चलेगा, क्लियर। और अपना कमेंट दीजिए, आपको लेक्चर कैसा लगता है और क्या चाहिए आपको, ताकि या इसको विश्व का सबसे नंबर एक का फिजिक्स का चैनल बना सकूं। कई हज़ार डॉक्टर्स बनाए हैं, पता नहीं कितने IITians बनाए हैं, पता नहीं कितने इंजीनियर्स बनाए हैं, हमारे स्टूडेंट IAS वगैरह हैं, इस समय IAS PCS हैं, बस उसी में से एक आप भी कोशिश करिए। तो फिलहाल अभी यहाँ पर रोकते बेटा लेक्चर को, एपिसोड को रोकते हैं, और जस्ट अब इसके आगे क्या है ना, अब यहाँ से आगे क्या बेटा, बहुत ही दमदार, बहुत ही मस्त, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन होता है, टफ क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। यह चैप्टर अपने आप में टफ है, लेकिन जानते हो कोई भी चीज़ टफ नहीं होती और कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, है कि नहीं। टफ जब आपको आता है, जो चीज़ आपको आती है, जो चीज़ आप कई बार पढ़ लेते हैं, अच्छी तरह से समझ में आ जाती है, तो वह आसान कहलाती है ना। और जानते हैं कि बार बार प्रैक्टिस से ही, बार बार प्रैक्टिस मेक्स ए माइंड परफेक्ट। जब भी ना प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी भी ना 3rd क्लास के स्टूडेंट को इंडिया का टॉपर बना सकती है, प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस सबसे बड़ी चीज़ है, क्लियर। प्रैक्टिस ही सबसे बड़ी चीज़ है, तो प्रैक्टिस ही आपको, प्रैक्टिस मेक्स माइंड परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करिए, यानी बार बार लगाइए, अपने आप ही सब कुछ आसान हो जाता है। तो जो चीज़ें हमको आसान हो जाती हैं, जो चीज़ें मुझे आती हैं, तो हम कहते हैं वह आसान है, और जो चीज़ें नहीं आती हैं, तो हम कहते हैं वो टफ है, और टफ कुछ होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम प्रैक्टिस से किसी भी चीज़ को आसान बना सकते हैं। एक बार में तैयार होगा, 2 बार में तैयार होगा, 2 बार में नहीं होगा तो 4 बार में होगा, है कि नहीं। पूरे लेक्चर्स, पूरी न्यूमेरिकल्स, जितने भी न्यूमेरिकल के एपिसोड है बेटा, अभी मान लो अभी कराएंगे तो ये पहला एपिसोड था, अभी दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, 5वां होगा, मान लीजिए जितने भी आते हैं, जितने भी टफ से टफ न्यूमेरिकल है बेटा, सब जानते हो नंबर वाइज आता जाएगा। अभी ये 1 नंबर था एपिसोड, तो बेसिक थ्योरी थी। 2 नंबर में भी अभी थ्योरी बची हुई ना, अभी थ्योरी बची हुई है, तो 2 नंबर में अभी थ्योरी आएगी, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएगा। 3 नंबर में और हल्के न्यूमेरिकल होंगे, 4 नंबर में थोड़ा न्यूमेरिकल और टफ आएगा, 5 नंबर में जाओगे तो और टफ न्यूमेरिकल होता चला जाएगा, क्लियर। और उतना ही चाहिए आपको। तो इंडिया का कोई भी एग्जाम में कितनी आसानी से निकाल सकते हो, क्लियर। बहुत ही आसानी से घर पे बैठ करके जम के पढ़ने का, जम करके इसको शेयर करने का, लाइक करने का, सब्सक्राइब लोगों से करके करवाने का, ताकि हमको लगे कि हाँ हम मेहनत कर रहे हैं और आपको अच्छा लगा, इसलिए आपने अपने आप ना इसको शेयर किया, लाइक किया ना, सब्सक्राइब करवा रहे हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं कोलिजन नंबर 2 को लेकर के।